हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको F1 का यानी कि समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ आपके F1 का नाम है। इसका मैंने यूनिट वाइज डिस्कस कर दिया है अपने लास्ट वीडियो में। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और उसका लिंक भी है, आप वहां पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग का जो वीडियो है इसमें आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले जो आपका पेपर हुआ था 2018 में, उसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये आपका कब का है, 2019 का है, और 2020 में आप लोग ऑलरेडी होगा जो आप लोग इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा। क्लियर है, समझ गए सभी कुछ। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, F1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपने इस टॉपिक पे आने से पहले देखिए, आप में से अब तक 8 से 9 लोगों ने मुझे मैसेज किया है जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। मतलब कि वो डीलेड में जब एडमिशन लिए तो इंग्लिश मीडियम वाले, उनका इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन तक वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई किए हैं और इंग्लिश मीडियम में ही उन्होंने डीलेड में एडमिशन लिया है। तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोग जो 8-9 लोग हो गए मुझसे नोट्स मांगते हैं कि सर आप मुझे कैसे भी इंग्लिश मीडियम का नोट्स को प्रोवाइड कर दीजिए। तो एक बात पहले आप आज क्लियर कर लीजिए कि आपके बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड के तरफ से अब अभी तक कोई भी ऑफिशियल सिलेबस हो या कोई बुक हो वो आपका इंग्लिश मीडियम में नहीं आया है। होता क्या है कि अपने इस बिहार बोर्ड में आपका सारा कुछ हिंदी मीडियम में होता है, पर अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, अगर आप कंफर्टेबल हैं लैंग्वेज में लिखने में, इंग्लिश में, उर्दू में, बंगाली में, तो वो अपना एक लैंग्वेज का मोड होता है जो आपका क्या है, इंग्लिश है। पर अगर आप इसका मटेरियल सर्च करने मार्केट में निकलिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। बाई चांस किसी किसी टॉपिक का क्या होगा, आपको बुक मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो 8 से 9 लोग हैं वो पहले इस बात को समझे कि मैं आपका हेल्प कैसे करूँगा। तो इसमें मैं आपका हेल्प इस प्रकार से करूँगा कि अगर आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि जो अपना हिंदी का सिलेबस है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग लीजिए, मैं आपको वो सिलेबस प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद आप पार्टिकुलर एक एक वर्ड को समझिए, क्योंकि आज आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन देखिएगा तो इस क्वेश्चन में आपका हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो पार्टिकुलर वर्ड को समझें और उसके अनुसार उसको डील करना है। हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, उनका मेन काम क्या होना चाहिए, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, जिनका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, वो आराम से इजी से एकदम इजी तरीके से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं और कोई टेंशन नहीं होगा। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में, इसलिए आप लोग के अंदर में बेचैनी बहुत ज़्यादा है, पर आप मेरे बात को समझिए, मुझ पर विश्वास रखिए और आपको कोई टेंशन नहीं होगा। पार्टिकुलर वर्ड को समझिएगा तो आप एग्ज़ाम में आराम से डील कर लीजिएगा। जैसा कि आपको वर्ड का जो मैंने आपको बात बोल रहा हूँ, तो जैसे ही आप आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो आप ऑलरेडी समझ जाइएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि किसके ऊपर में है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर में है। और जो लोग अब तक नोट्स नहीं लिए हैं वो मुझे 8789666040 पे मैसेज करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हैंड रिटन नोट्स मुझसे वो प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का 300 है और सेकेंड ईयर का 200 है। ठीक, इसमें जो प्राइस की बात है, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर 50 में दे दो, मैं स्टूडेंट हूँ, सर 100 में दे दो, मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो भाई ये फिक्स है जो सभी के लिए है, नहीं ये कभी फ्री हो सकती है और नहीं ये कभी कम हो सकती है। एकदम एक्चुअल अमाउंट रखा गया है जो कि सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल है। जियो का रिचार्ज भी इतना में आप दिन भर नेट नहीं चला सकते हैं। ये तो भाई पढ़ाई का स्टडी मटेरियल है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो सबको प्रॉब्लम होती है, अगर मैं किसी एक को कम में दूंगा तो सबको कम में दूंगा। तो इसलिए सभी के लिए एक समान चीज़ है। और कृपया पढ़ाई के चीज़ों में, पढ़ाई के कामों में, किसी के मेहनत के ऊपर में इस तरह से मोल भाव मत किया कीजिए, क्योंकि ये किराना की दुकान नहीं है। यहाँ पे आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और आप भी भविष्य के शिक्षक हैं, तो हर एक की मेहनत की कदर करनी चाहिए, ना कि मोल भाव करनी चाहिए। क्लियर है? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। देखिए, जो लोग आप में से बिलोंग करते हैं 2020-22 से, उनके लिए है। और ये F1 का जो अपना एग्ज़ाम हुआ है 2018-20 में, उसका पूरा अपना प्रीवियस ईयर है। 18 का मैंने बना दिया है, ये आपका 19-20 के टाइम का है। क्लियर है? इससे नया क्वेश्चन अभी मार्केट में नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो नया आएगा। क्लियर? आइए, आपका F1 का एग्ज़ाम जो होता है, सो
70 नंबर का होता है। ठीक, कुछ बातें को आप पहले समझ लीजिए कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आपका ये एग्ज़ाम 70 नंबर का होता है, जिसमें आपको समय 3 घंटे का होता है। इस एग्ज़ाम में आपका जो पेपर होता है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। खंड क यानी कि सेक्शन ए में आपके कितने प्रश्न होते हैं, तो सेक्शन ए में आपके 6 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 5 का आंसर देना होता है 75 से 100 वर्ड में, यानी कि 1 से 1.5 पेज में आपको इसका आंसर लिख देना है। वहाँ पर वर्ड मत गिनिएगा, वरना आपका टाइम पास हो जाएगा। आपको 1 से 1.5 पेज में ही 5 प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। एक प्रश्न उसका आंसर 1.5 पेज में, वो आपको ऑटोमेटिक 75 से 100 शब्द पुर जाएगा। उसके बाद अपना क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, जिसमें आपका दीर्घ उत्तरीय में कितने होता है, तो 5 प्रश्न है, जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना, और ये 200 से 250 वर्ड में देना होता है, यानी कि आपका 2 पेज, इस 2 पेज को कीजिएगा तो आपका 4 पेज आगे पीछे मिलाकर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जिस प्रकार से आप कंफर्टेबल हैं। कॉल करना चाहते हैं कॉल कीजिए, मैं फ्री होता हूँ तो आपका कॉल भी अटेंड करता ही हूँ। आइए देखिए यही अपना क्वेश्चन का मोड होता है। यहाँ पे आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोसाइटी इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखिए, जिनको इस वर्ड का मतलब पता होगा, सोशलाइजेशन का मतलब पता होगा, तो क्या उनको इंग्लिश और हिंदी से कोई मतलब है, कुछ लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। बस उनको ये पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन होता क्या है, ये क्या है, ये कहाँ से निकल कर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इस बच्चे के लिए क्या है। तो उसको आप अपने मदर टंग में यानी कि हिंदी में आप उसको समझिए और अपने मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एग्ज़ाम में लिख दीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपका इंग्लिश बढ़िया है, आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है, तो आप हिंदी में किसी चीज़ को अगर जानते रहिएगा तो उसको आप आराम से इंग्लिश में डील्स कर सकते हैं। हम लोगों के साथ में कभी क्या होता है, कोई वर्ड हिंदी में होता है उसको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका इंग्लिश वर्ड देखते हैं और उसका भी मतलब पता होता है तो हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन को डील कर देते हैं। तो आपको वर्ड को समझना है, आपको मीडियम के चक्कर में मत रहिए, आप वर्ड को समझिए। और वर्ड को समझने में प्रॉब्लम होता है तो आपका दोस्त यहाँ अवेलेबल है, गौरव अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कर ले, मैसेज कर ले, हर एक वर्ड को मैं डील कर दूंगा। क्लियर है? आप में से बहुत लोग सोचते हैं होइएगा कि व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो मैं थोड़ा ओपनली ही बात करता हूँ। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ना मैं कोई सर हूँ, ना मैं प्रोफेसर हूँ, आपका दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ। तो फ्रेंड समझ के सीखिएगा, समझिएगा, तो आप भी कंफर्टेबल रहिएगा और मैं भी आपको एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल रहूँगा। ठीक है, इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ कि आई एम नॉट सर, गौरव ओनली। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें। अब देखिए, बच्चों का समाजीकरण कहने का मतलब हो गया कि बच्चे इस समाज के ही अंग हैं और इस समाज में वो अपने घर के आसपास जो उनके लोग रहते हैं, जो उनका गांव हो गया, आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आपके आस पड़ोस के जो लोग हो गए, सो क्या हुए, आपके लिए आपका समुदाय हुए। तो बच्चा अपने जब आस पास में तो डायरेक्ट जन्म लेता है और स्कूल में नहीं ना पहुंच जाता है। जन्म लेने के बाद वो अपने आस पास में पहले देखता है, घूमता है, सब कुछ करता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसका विकास होता है, तब ना वो एक एज के बाद ही विद्यालय में जाता है, प्ले में जाता है, विद्यालय में पढ़ाई करने, जिसको हम लोग आंगनबाड़ी बोलते हैं अपने बिहार बोर्ड में। ठीक, तो बच्चा जो अपने आसपास में लोगों को देखता है, जैसा उनका भाषा होगा, जिस प्रकार का उनका रहन सहन होगा, वही ना उस बच्चा पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों का समाजीकरण जो बचपन में होता है, उसमें समुदाय की भूमिका यानी कि उनका समाज जो है वो शिक्षित वर्गों का होगा, वहाँ पे उनकी शैली बढ़िया होगी, रहन सहन बढ़िया होगा, बोलने का तरीका बढ़िया होगा, भाषा बढ़िया होगा, वो सभी लोग बड़ों का व्यवहार, बच्चों से प्रेम, ये सब करते होंगे, तो उनके बच्चों में क्या होगा, बच्चों का विकास भी उसी प्रकार से होगा। क्लियर है? तो इसी को आपको डील कर देना है। समझ गए? कोई भी दिक्कत? तो यहाँ पे आप क्या समझे, सोशलाइजेशन का मतलब आप क्या समझे कि जो अपना समुदाय है, समाजीकरण में बस एक समुदाय ही नहीं, आपका परिवार, आपका दोस्त, हर कोई का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पे आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, तो ओनली समुदाय के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बस समुदाय के अनुसार ही आपको डील करना है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन इसी का अथवा में है, देखिए इसमें से किसी एक को आप डील कर सकते हैं। प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। अब देखिए, बाल अधिकार कहने का मतलब हो गया कि जब बच्चा गर्भाशय में होता है, गर्भ से लेके मृत्यु तक में, तो जब बच्चा गर्भ में आ गया तभी से उसके कुछ अधिकार होते हैं। जिस प्रकार से पहला अधिकार अपना क्या होता है, जीने का अधिकार। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसे क्या अधिकार होता है, जीने का अधिकार। इसलिए आप लोग देखते होइएगा कि भ्रूण हत्या पाप है, हर जगह लिखा होता है। क्लियर है? दूसरा अपना क्या होता है, विकास का अधिकार।
हर बच्चा का अधिकार है कि उसका देखभाल, उसकी सुरक्षा, उसकी सब कुछ बढ़िया तरीक़ा से हो, उसका पालन पोषण बढ़िया से हो, उसका खान पान बढ़िया से हो, क्योंकि बच्चा तो एक मिट्टी का मूर्त है, जिस प्रकार से उसको रखिएगा वैसे ही वो ढल जाएगा। और तीसरा अपना क्या होता है, संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार कहने का मतलब हो गया कि जब बच्चा का जन्म हो गया तो उसको आप सुरक्षा कीजिएगा ना। अब बच्चा है, उसको आप कहीं भी छोड़ दिए और वो गिर जाता है, कुछ उसको बीमारी हो जाता है या कुछ भी होता है, तो वो आपका जिम्मेदारी बनता है कि बच्चा है तो उसको आप देखभाल करें। क्लियर है। और नंबर 4 में अपना क्या आता है, सहभागिता का अधिकार। अब देखिए बच्चे जो होते हैं सो उनके अंदर में एक जिज्ञासु प्राणी होता है, वो हर कुछ में पूछते हैं कि ऐसा क्यों, बिस्कुट ऐसा क्यों है, चॉकलेट ऐसा क्यों है, ये चीनी मीठा ही क्यों है। मतलब ये जो इतना प्रश्न आता है सामने में निकल कर, तो हम लोग गुस्सा में क्या बोलते हैं, अरे यार रहने दो ना, तुम बहुत बोलता है। तो आपको गुस्सा नहीं होना, वो बच्चा के अंदर में वो जिज्ञासा है, वो जानना चाह रहा है, क्योंकि उसके लिए तो नया है ना। आप भी जब बच्चा रहे होइएगा तो आप भी सोचिएगा अगर ये पानी हम लोग पी रहे हैं तो पेट्रोल का इसमें जा रहा है, सब लिक्विड फॉर्म में है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो 100 प्रकार के प्रश्न हमारे मन में होते हैं कि ऐसे कैसे हो जा रहा है। दूध है उसको मम्मी दही बना दे रही है, पानी है फ्रिज में वो बर्फ़ बन जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो इतने सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं, तो वो क्या है, आपका जिज्ञासा होने का ये प्रतीत है कि आप प्रश्न करते हैं। और कभी भी एक चीज़ माइंड में रख लीजिए, आप शिक्षक बनने वाले हैं, कल होकर आप सीटेट का एग्ज़ाम भी दीजिएगा, प्रश्न पूछने को कभी भी गलत नहीं करना है। कोई अगर आपसे कुछ जानने की चाहत रखता है तो उसको आपको कभी भी रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, उसको आपको बताना है, आपको उसके ऊपर में गुस्सा नहीं करना है। तो चौथा अपना क्या हो गया, सहभागिता का अधिकार। क्लियर है। अब कुछ अधिकार अपने भारतीय संविधान के अनुसार भी है, जैसे कि कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ठीक। 18 वर्ष से कम वाले बच्चे को आप मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। क्लियर है। एक आपका अपना आता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये आयोग है जो बच्चे का स्वास्थ्य के बारे में, उसके देखभाल के बारे में, पालन पोषण के ऊपर में कार्य करता है। दूसरा अपना क्या हो गया, बाल कल्याण समिति। ये सब कुछ आपके नोट्स में अवेलेबल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए मैंने आपको इतना कुछ बताया इस अधिकार के ऊपर में, आपको जो भी मन में आए उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सबसे इजी क्या था, पहला वाला, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अब है अपना समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखिए यहाँ भी इंग्लिश और हिंदी आपने तो एक बार समझ लिया कि आपको बस वर्ड को समझना है और आपके लिए इंग्लिश और हिंदी माने नहीं रखता है, बस आप समझिए कि होता क्या है। तो समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण हम उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति जो है समाज के बीच में रह रहा है। ठीक। कोई बच्चा है और उसका जो पूरा विकास हो रहा है, व्यक्ति का जो अपना एक स्वरूप होता है, अपना एक पहचान होता है, वो कहाँ से मिलता है, उसको समाज से मिलता है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक स्वरूप देने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, समाजीकरण कहलाएगी। ठीक। समाजीकरण आप बहुत प्रकार से कर सकते हैं। समाजीकरण बच्चा का विद्यालय में होगा, अपने परिवार में होगा, अपने आस पड़ोस में होगा, अपने समुदाय में होगा, अपने दोस्तों के बीच में होगा, हर जगह उसका क्या होगा, समाजीकरण होगा। तो समाजीकरण की यहाँ पे अवधारणा, यहाँ पे आपको ओनली फॉर समाजीकरण को डील करना है। तो समाजीकरण को आप क्या बोलिएगा कि व्यक्ति को सामाजिक स्वरूप देने वाली प्रक्रिया ही क्या है, समाजीकरण है। समाजीकरण अपना हर जगह निहित होता है, इसका कोई भी अंत नहीं। आप जैसे से बड़े होइएगा वैसे से आप समाज में रहिएगा, 10 तरह की चीज़ों को देखिएगा, 10 चीज़ को आप सीखिएगा। ये सब किसका पार्ट है, अपना सोशलाइजेशन का पार्ट है, समाजीकरण का पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अपना क्या है, विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन करें। अब देखिए विद्यालय का सामाजिक आधार कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि आपका जो विद्यालय है सो किसी गांव के आसपास में, कोई गांव में है। ठीक। अब उस गांव की जो संस्कृति है, जो वहाँ पे धर्म है, जो वहाँ का पर्व है, जो वहाँ का त्यौहार है, उसको आप, वहाँ का लोकल चीज़ को आप कैसे उस विद्यालय में करवा रहे हैं, उस इवेंट को आप करवा रहे हैं, बच्चों को आप उत्सुकता के साथ में उसको कुछ सिखा रहे हैं, उनके अपने समाज के लोकल चीज़ों का ज्ञान उनको आप दे रहे हैं। सो क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से विद्यालय का समुदाय के साथ में क्या बनेगा, तो एक कनेक्शन बनेगा, एक कनेक्शन बिल्डअप होगा। तो समाज भी विद्यालय को सपोर्ट करेंगे और विद्यालय भी समाज को सपोर्ट करेगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, विद्यालय और समुदाय का जहाँ भी बनता है वहाँ पे विद्यालय का विकास बहुत बढ़िया तरीके से होता है।
तो विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन में आप क्या लिखिएगा कि विद्यालय के आसपास में जो भी गांव हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनका क्या किस प्रकार से लोकल लैंग्वेज हो गया उसको कभी हम लोग नीचे नहीं करेंगे, उनके मदर टंग का हम लोग सम्मान करेंगे, वहाँ का जो लोकल पर्व हो गया उसको हम लोग बनवाएंगे, उसको उत्सव पूर्वक हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। तो ये सारा कुछ अपना क्या है, विद्यालय का समाज के साथ में एक कनेक्शन बनाने का बिल्डअप हो गया। बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएंगे, गांव के कुछ लोगों को ही विद्यालय के कुछ मेंबर्स को बनाकर उसके साथ में क्या कोलैबोरेट कर कर हम लोग विद्यालय को आगे कैसे बढ़ाएं उस चीज़ के ऊपर में बात करेंगे। विद्यालय के आसपास में अगर गंदगी है गांव में तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को सिखाए और बच्चों के साथ में विद्यालय के बाहर जाकर भी एक कैंप लगाकर लोगों को बताना कि सफाई क्यों ज़रूरी है, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे सफाई करना चाहिए, वृक्षारोपण कैसे करना चाहिए। ये सब क्या है, आधार आपका बनेगा। क्लियर है। तो विद्यालय के सामाजिक आधार आप इस प्रकार से आप डील कर सकते हैं। क्लियर। अब है अपना बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है, विश्लेषण करें। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 3 प्रकार की फैमिली होती है, ठीक। एक अपना होता है जो कि पैसों वाले की अमीर फैमिली होगी, जिसको कोई भी दिक्कत नहीं है, जो मन है वो खाओ, जैसे मन है रहना है वैसे रहो, जो चीज़ चाहिए वो सारा कुछ अवेलेबल है। दूसरा होता है मिडिल क्लास फैमिली, जिनको सोचना पड़ता है पर वो अवेलेबल करा देते हैं। और तीसरा होता है बिलो, मतलब कि जो गरीब है उनको कैसे खाना मिल रहा हो। कोई सोचिएगा, आप कभी निकलिएगा मार्केट में तो देखिएगा आसपास में रोड साइड में बच्चे सब रहते हैं बैठे हुए झोपड़ी में या फिर ऐसे ही खुले आसमान के नीचे में, और उनके लाइफ को देखिए और आप अपने लाइफ को देखिए, तो दोनों के पालन पोषण में अंतर है कि नहीं है। तो उसको देखकर आपको हीन भाव नहीं रखना है। उस बच्चा का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म है जो अपने वो उस परिवार के अंदर में है, पर उसका भी तो पालन पोषण होगा, वो भी तो बड़ा होगा। आप सुनते होइएगा बहुत सारा कहानी है जो एक साइड से, एक झोपड़ी से बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो वो कैसे पहुँच जाता है, कहीं ना कहीं उसमें उसके शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि तब जब तक आप किसी को मार्ग नहीं बताइएगा वो मार्ग पे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो किसी के भी आर्थिक स्थिति से उसको जज आपको नहीं करना है। आपके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है कि बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण की शैलियाँ, पालने की जो शैलियाँ हैं अपना, तो आपके आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करेगा ना। अब किसी को दूध की कमी नहीं है, किसी के पास में दूध की कमी है, तो बच्चा का समाजीकरण में उसको इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। वो बच्चा हिस्ट पुष्ट नहीं हो पाएगा, वो बीमार हो जाएगा, उसके अंदर में बीमारी होगी, कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके बचपन की जो एक पीढ़ी है उसको तो वो डैमेज करेगा ना। तो इसी चीज़ को आपको अपने हिसाब से मिलाकर उदाहरण के द्वारा लिखना है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अथवा में है कि विद्यालयों में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। अब देखिए, विद्यालय में समाजीकरण की प्रभावित करने वाली प्रमुख कारक, सबसे पहला क्या होता है कि हम लोग के मन में बैठा होता है जेंडर को लेकर कि लड़के ये करेंगे, लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़का ये कर सकता है, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं। तो आपको एक शिक्षक के नाते इस चीज़ को ख़त्म करना है, न कि इसको बढ़ावा देना है। आपके लिए लड़का हो या लड़की हो, दोनों क्या है, आपके स्टूडेंट है, आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, आप अपने अनुभव के अनुसार उनके अंदर में प्रेम की उत्पत्ति करवाएंगे, एक दूसरे का सहभागिता करवाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करना सिखाएंगे। तो ये सब क्या होगा, प्रभावित करने वाले कारक है। समाज अगर वो विद्यालय से बाहर जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट है ना, उसको पता है कि अरे ये लड़की है तो ये करेगी, लड़की है तो इसका बाल लंबा होगा, लड़का है तो इसका बाल लंबा नहीं होगा, ये खाना बनाएगी मैं खाना नहीं बनाऊंगा। ये सब क्या है, विद्यालय से बाहर है। पर आपको शिक्षक के रूप में आपको सिखाना है कि देखो बाबू कैसे हम लोग का कैसे क्या आगे होता है, अभी लड़का लड़की में क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार से जो चीज़ आपके मन में आ रहा है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो आपको कुछ नोट्स या कोई गाइड रटने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है और मैं सारा चीज़ आपको अपने मन से बोल रहा हूँ, कहीं से कोई भी बुक से नहीं बोल रहा हूँ, आपको किसी भी प्रोफेसर की लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ। ये सारा कुछ अपने आप मन से डील कीजिएगा, आपको बढ़िया नंबर आएगा। और जो चीज़ आप देख रहे हैं समाज में जिसको विद्यालय के अंदर में नहीं रखना चाहिए, उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है एज ए टीचर। क्लियर है। अब है अपना पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, व्याख्या कीजिए। बुकिश नॉलेज इज यूजलेस। अब देखिए, अगर आपको बस एक बुक से बचपन से पढ़ाया जाए, आप क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक
बस आप किताब पढ़ें और अपने घर से बाहर आप नहीं निकले। आपको ऐड करने आ गया, सब्ट्रैक्ट करने आ गया, मल्टीप्लाई करने आ गया, आपको पूरा हिस्ट्री याद हो गया, ज्योग्राफी याद हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप सब कुछ समझ गए, पर आप बस बुक में ही हैं, आपके पास में बाहरी अनुभव होगा नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखिएगा, किसी चीज़ को आप छूइएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपका ज्ञान का पूरा विकास नहीं होगा और आपका ज्ञान क्या है, निरर्थक बन के रह जाएगा। आपने पढ़ लिया कि पानी को इतना टेम्परेचर पे करते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो आपको ये पता है कि पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बनेगा, पर बर्फ़ कैसा होता है, उसको छूने पे कैसा महसूस होगा, ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगा? तो ये चीज़ आपको बुक से बाहर निकलने पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि पुस्तकीय ज्ञान क्या है, निरर्थक है। पुस्तक में लिखा हुआ है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पर जब तक आप समाज में नहीं रहिएगा तो कैसे क्या, किसके साथ में व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, किस प्रकार से बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों को कैसे प्यार करते हैं, वो सीख पाइएगा पुस्तक से? नहीं सीख पाइएगा। तो बस आपको पुस्तक के अंदर, बस आपको बुक के अंदर ही फंस के नहीं रहना है, बाहर समाज के बीच में जो चीज़ चल रही है उसको भी सीखना अति आवश्यक है। क्लियर है? अब है अपना शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन करें। अब देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें जानवर से अलग करके इंसान बनाता है। इंसान भी जानवर ही है, पर बस शिक्षा के कारण क्या है कि इस जानवर से अलग हो गया इंसान। शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। एक बात आप थोड़ा सोचिए ना मन में कि आपका जो समाज है वहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग रोजगार में हैं, तो वहाँ का जो आने वाला जनरेशन होगा सो भी पढ़ा लिखा होगा, उनको पता होगा कि किस प्रकार से हम लोग सारा काम करें ताकि हमारा अपना सर्वांगीण विकास हो। तो ये चीज़ कहाँ से आया? तो ये चीज़ आपके शिक्षा से आया। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा तो उसको क्या पता कि शिक्षा प्राप्त करने से क्या क्या होता है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है। ये सारा गुण आपको कहाँ से मिलता है? व्यवहार का गुण हो गया, आपके भाव का हो गया, आपके विचार का हो गया, आपके रहन सहन का हो गया, आपके भाषा का हो गया। सब चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा? तो शिक्षा से मिलेगा। तभी ना एक शिक्षित प्राणी ही एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। बहुत जगह आप देखते हुए कि लिखा रहता है आदर्श ग्राम। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो गांव जो है सो एक सभ्य व्यक्तियों का गांव है, शिक्षित व्यक्तियों का समाज है, तो वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनका विकास क्या होगा, अन्य गाँव की अपेक्षा वहाँ पे बढ़िया होगा। जो गांव एक पढ़ा लिखा नहीं है, उनको पता नहीं है कैसे रहना है, कैसे सफाई करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे बेरोजगारी को दूर करना है, और एक गांव जो है सो शिक्षित है, उसको पता है कि सफाई क्यों ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सबों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को कैसे प्यार करना चाहिए। तो दोनों गांव में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वहाँ के जो आने वाले जनरेशन होंगे, जो फिर वहाँ पे आएंगे, उनका क्या होगा विकास। दोनों गांव में जो सब कुछ जान रहा है, जो गांव शिक्षित है, तो उस बच्चे का विकास क्या होगा, सर्वांगीण विकास बढ़िया तरीक़ा से होगा। और जो गांव शिक्षित नहीं है तो वहाँ पे उसका विकास क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। होगा कि नहीं होगा? वो उसी चाल में, उसी ढाल में क्या होगा, रंग जाएगा। वहाँ पर अगर रेकार करके बात हो रहा है तो वही बच्चा क्या होगा, रेकार करने लगेगा। और जो शिक्षित गांव है वहाँ पर अगर आप करके बात हो रहा है तो वो बच्चा क्या होगा, आप बोलकर बात करेगा। क्लियर है? आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक वीडियो में सारा क्वेश्चन, सारा यूनिट डील कर देना, समझ सकते हैं आप। सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। देखिए, सूचना कहने का मतलब हो गया कि आपको एक अभी नोटिफिकेशन गया होगा कि AEPS अपलोडेड वीडियो, तो आपको एक सूचना मिला कि आपके सर, आपके गौरव जो हैं सो एक वीडियो को अपलोड कर दिए जो कि आपका F1 का है। तो ये क्या हुआ, आपको सूचना मिला, नोटिफिकेशन मिल गया। पर जब तक आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब तक आप F1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया है, कैसे डील करना है, किस क्वेश्चन का क्या मतलब है, किस वर्ड का क्या मतलब, ये ज्ञान आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो सिंपल है, मैंने इसमें कोई भी चीज़ बुक का कुछ भी डाला नहीं डाला। तो आपको सूचना कहाँ मिला, आपको नोटिफिकेशन मिल गया कि मैंने वीडियो को अपलोड किया। आप नोटिफिकेशन देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको इसके अंदर का सब कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो सूचना आपको मिला, पर आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब बात रहा इसके डिफरेंसेस को लिखने का, तो वो आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। जिनको भी लेना हो वो क्या करेंगे,
सिंपल सा मैं आपको बार बार एक ही नंबर बोलता रहता हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है 8789666040 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और नोट्स को प्राप्त कर लें। क्लियर है? तो सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, इतना आप समझ गए। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे स्पष्ट करें। तो इस बात पे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि विद्यालय के अंदर हम लोगों ने ज्ञान सीखा कि स्वच्छ रहना चाहिए। अब इसी ज्ञान को हम लोग बाहर में ले जाएंगे, विद्यालय के बाहर अपने आसपास में गंदगी को ख़त्म करेंगे, गंदगी की सफाई करेंगे। तो क्या होगा, विद्यालय के अंदर में हमने ज्ञान सीखा और उसका प्रैक्टिकल काम एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, विद्यालय से बाहर किया। तो उससे क्या होगा, समुदाय का भी विकास हो गया, समुदाय भी साफ़ सुथरा हो गया और विद्यालय के अंदर का भी ज्ञान और बाहर का ज्ञान दोनों मर्ज हो गया। अब हम लोग इसका अपोजिट बात करते हैं। कोई बच्चा आया पहला दिन स्कूल में पढ़ने, तो अपने साथ में क्या लेकर आता है, तो बच्चा हमेशा अपने साथ में एक ही चीज़ लेकर आता है, जो क्या होता है, उसका भाषा होता है, उसका लैंग्वेज होता है। बस वो बोल सकता है। वो पहला दिन स्कूल में आया प्ले में, आप उससे कुछ पूछिएगा तो नहीं बताएगा, पर उससे आप पूछिएगा कि तुम्हारा बाबू नाम क्या है, तो वो अपना नाम जरूर बता देगा। तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये जरूर बता देगा। अब उससे पूछने लगेगा कि 2 × 2 क्या होता है, तो उस चीज़ को नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका वो विद्यालय का पहला दिन है। पर वो अपने बोलने का मदर टंग के शैली के साथ में ही विद्यालय में आता है। ये उनके लिए बात है जो 100% स्वस्थ हैं। अब जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो तो वो कैसे बोल सकते हैं, वो तो अलग चीज़ हो गया, वो अपवाद का पार्ट हो गया। ठीक, तो बच्चे अपने साथ में एक भाषा का ज्ञान लेकर ही विद्यालय में पैर रखते हैं। तो क्या हुआ, वो उनका बाहरी ज्ञान था। वो अपने घर में जो भाषा को सीखे हैं तो वो विद्यालय के बाहर सीखे। अब उस बाहरी ज्ञान को विद्यालय के साथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, नए ज्ञान को अर्जन करेंगे। तो यही है, अपने मन से आपको डील करना है। अब अपना क्या है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। अब ये वर्ड देख के बहुत लोग टेंशन में आ गए होंगे कि कहाँ से ये वर्ड आ गया। तो देखिए, ज्ञान मीमांसा का मतलब हो गया भ्रम रहित, ठीक, प्रमाणित। अब ज्ञान मीमांसा को आप ढंग से समझिए। ज्ञान मीमांसा कहने का मतलब हो गया कि पहले के टाइम में जो दर्शन शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, तथ्य के ऊपर बात करते थे, तो उनका कहना था कि 2+2 किसी ने बोला 4 होता है। पर इस पे वो लोग तब मानेंगे जब इसको आप प्रमाणित कीजिएगा कि हाँ, इस प्रकार से हम लोग जोड़े हैं, 1 2 3 4 सबको जोड़ का क्रिया किए तो क्या हो गया, अपना 4 हो गया। 2 सेब है, 2 और सेब को साथ में जोड़ देंगे तो कितना सेब हो जाएगा, 4 सेब हो जाएगा। तो जब किसी चीज़ को प्रमाणित किया जाता है, साबित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है। क्लियर है? ये क्या है, एक दर्शन की ही शाखा है। हमारे मन में विचार आया कि पानी से बर्फ़ बनता है, हमने इस चीज़ को पढ़ लिया कि पानी से बर्फ़ बनता है। अब बच्चा को उस चीज़ का पता नहीं है कि पानी से बर्फ़ बनता है, तो आप तब तक उस चीज़ पे कॉन्फर्म नहीं होगा जब तक उसको आप प्रमाणित नहीं कीजिएगा। वो तब तक क्या रहेगा, भ्रम में ही रहेगा कि पानी से बर्फ़ कैसे बन जाएगा। वो तो पानी बह रहा है, बर्फ़ तो एकदम टुकड़ा होता है, कैसे बन जाएगा। तो वो जब देखेगा कि इसको इतना टेम्परेचर पे रखने पे, फ्रिज में रखने पे पानी का सील्ड बन, पानी को रखे और आधा घंटा छोड़ दिए तो वहाँ से बर्फ़ का टुकड़ा बन के बाहर निकला, और फिर जैसे ही उसको टेम्परेचर मिला तो वो फिर से पुनः क्या बन गया, पानी बन गया। तो उस चीज़ को जब वो देखेगा अपने आँख से, बाई प्रैक्टिकल देखेगा, तब इस चीज़ को वो मानेगा कि हाँ, पानी जो है सो बर्फ़ बनता है। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूध का पनीर बनना, दूध का दही बनना, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न है इसी का अथवा में कि ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है, स्पष्ट करें। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति कहने का मतलब हो गया कि ज्ञान तो निरंतर जीवन में चलती रहती है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक हम लोग गर्भ से लेकर कर्म तक कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ज्ञान की निरंतर चलता रहता है, ये जीवन भर चलता रहता है, ताउम्र चलते रहता है। तो ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत का अगर बात आएगा तो इसके मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत हो जाते हैं नंबर 1 में संवेदना के द्वारा। संवेदना कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि मैंने पानी बर्फ़ का नाम लिया, तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि पानी जो है सो बर्फ़ बनता है, पर उसका वो जो ज्ञान प्रमाणित कब हुआ, जब वो बर्फ़ के टुकड़ों को अपने उंगलियों से छुआ। तो संवेदना कहने का मतलब अपना फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो सब चीज़ अपना क्या हो गया, फिजिकल पार्ट के अंदर में हो गया कि सेंट का स्मेल बहुत बढ़िया है,
गुलाब का फूल का स्मेल बहुत बढ़िया है, तो उसको जब तक वो सूंघेंगे नहीं, स्मेल करेंगे नहीं, तब तक बच्चा को समझ में नहीं आएगा। तो किसका पाठ हो गया? संवेदना का पाठ हो गया। और दूसरा चीज़ अपना क्या होता है? चिंतन द्वारा। चिंतन में ही अपना क्या हो जाएगा? अनुभव आ जाएगा, अभ्यास आ जाएगा। जैसे कि कोई बोलेगा कि तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, ठीक, 3 भाई है, उसमें सबसे छोटे वाला को बोल दिया कि तुम्हारी मम्मी जो तुमसे बहुत प्यार करती है, तो सोचेगा कि आखिर मम्मी ऐसा क्या करती है मेरे साथ कि लोग बोलता है कि तुमको बहुत प्यार करती है। तो उसके मन में विचार आएगा, अच्छा मम्मी उस दिन लाई थी मार्केट से 4 चॉकलेट, तो सबको एक एक दी, हमको 2 गो दे दी, वो हो सकता है कि मम्मी प्यार करती है। तो कहाँ से ये विचार बनकर आया? तो चिंतन के द्वारा हुआ। कि चिंतन हमारे अंदर में, इंटरनल में होता है कि कब हम सुख हैं, कौन मेरे साथ में सुख में है, कौन मेरे साथ दुख में है। तो ये सब क्या है? चिंतन का पाठ है। और चिंतन के द्वारा ही हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी जो मैं आपको इतना कुछ सुना रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि आप इसमें कोई नया उदाहरण को ऐड कर लें। तो जो नया उदाहरण आप ऐड कीजिएगा वो आप अपने चिंतन के द्वारा ऐड कीजिएगा, न कि संवेदना के द्वारा। अब जो अभी तक पढ़ाई लिखाई किए हैं ग्रेजुएशन तक, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप इसमें कोई नया उदाहरण को ऐड कर लीजिए। मैं बर्फ़ का बात कर रहा हूँ, आप दूध दही का बात कर लीजिएगा। तो ये कहाँ से निकल कर आया? आपके चिंतन से निकल के आया। तो ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे? संवेदना के द्वारा और चिंतन के द्वारा। अब इसी में अगर आपको बड़ा डील करने के लिए कह देगा तो वो भी आपके आगे क्वेश्चन में है, लॉन्ग वाले में, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहीं पे आ गया आपका ज्ञान की अवधारणा को विस्तारित रूप से समझाएं। तो ज्ञान क्या है सो तो आपको ऑलरेडी पता है। ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है सो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ज्ञान के 2 रूप होते हैं, एक होता है अपना सतत और एक अपना होता है असतत, ठीक। अब ज्ञान जो है सो मुख्य रूप से 3 तथ्यों पर आधारित होता है, जो कि अपना क्या हो जाएगा? एक सच्चाई। ज्ञान किस तथ्य पर आधारित होता है? 3 पे, सबूत और विचार। जैसे कि पहले हम लोग के मन में विचार आया कि ज्ञान जो है, पहले विचार क्या आया कि पानी जो है अपना बर्फ़ बन जाता है। क्लियर है? पानी बर्फ़ बन जाता है, ये हमारे मन में विचार आया। अब उसके सबूत के लिए हम लोग क्या किए कि उस बच्चे को ले गए, दिखाए कि देखो बाबू कैसे ये बर्फ़ बन गया। तब उसको इस बात का विश्वास हो गया, उसको सच्चाई प्राप्त हो गया कि हाँ सही में बनता है। तो ये अपना क्या हो गया? इसी चीज़ को आपको उदाहरण के द्वारा लिखिएगा तो आराम से 200 से 250 वर्ड में चला जाएगा। क्लियर? अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि गीजू भाई के पुस्तक, देखिए जैसा कि मैंने आपको यूनिट 4 में छोड़ दिया था, जहाँ पे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी, गीजू भाई, मारिया मोंटेसरी, जाकिर हुसैन, सभी लोगों के बारे में पढ़ना था। तो मैं आपको अलग से ही पूरा एक सभी को डील कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा वहाँ से तथ्य निकालूँ कि एक को पढ़िए और आपका सारा में वो काम कर जाए, ठीक। क्योंकि सभी लोगों का विचार कहीं ना कहीं आपस में मेल करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि गीजू भाई के पुस्तक दीप स्वापन एक ऐसे शिक्षक की कथा है जो शिक्षा की ढकियानुसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता है और परंपरा पाठ्य पुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रयोगशील बना रहता है। कैसे विश्लेषण करें? तो जब आप इनके बारे में जानिएगा, गीजू भाई के बारे में, तो गीजू भाई क्या किए थे कि शिशु शिक्षा की परीक्षा केंद्रित जो होता है उसमें पाठचर्या का ये क्या किए थे? विरोध कर दिए थे कि नहीं, बिना पाठचर्या का ही आप पढ़ाइए। जो आपका बना हुआ है करिकुलम उसके अनुसार नहीं, उसका इन्होंने क्या किया था? विरोध कर दिया था। इनका कहना था कि अनुभव के अनुसार काम कीजिए, ठीक। बच्चा जो है जिस परिवेश से आता है, जहाँ घर से आता है, विद्यालय से आता है, वो जो भाषा लेकर आता है उसको भाषा सिखाइए। उसके परिवेश में अगर कोई संगीत का माहौल है तो संगीत सिखाइए, लोक नृत्य सिखाइए। तो ये क्या था? गीजू भाई का अपना सोच था, जो वो पाठ्य पुस्तक का पूरा विरोध करते थे। बोलते थे कि नहीं, उसका जो परिवेश में है उसको प्रकृति के बारे में बताएं, उसको संगीत सिखाएं, बच्चा का जहाँ पे मन लग रहा है उस चीज़ को बताएं। इसको आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। इनके सिद्धांत में कुछ नया, कुछ चीज़ जो पाया जाता था वो समझ लीजिए एक बार। इनका कहना था कि बच्चे जब स्कूल में आएंगे, विद्यालय के अंदर में आएंगे, तो उसको आप ये नहीं कहिएगा तुम इधर आओ। आप क्या बोलिएगा? राजू। उसको नाम से आप बुलाइएगा। बच्चों को सम्मान देना है, बच्चों को आदर और प्रेम देना है। बच्चों को ये बोलते थे कि निडर बनाइए, उनको कहानी सुनाकर पढ़ाइए। अगर आपको इतिहास के बारे में ही बताना है तो इतिहास के बारे में आपको कैसे बताना है? तो आपको कहानी के माध्यम से बताना है, ताकि उनको इतिहास भी रोचक लगे। उनको लोकगीत गा कर सुनाइए, उनके साथ में गाइए, उनके साथ में गाना गाइए। उनको खेल खेल के माध्यम से गणित, व्याकरण, इस चीज़ को सिखाइए। उनके साथ में जितना भी अपना भारत का नक्शा वगैरह हो गया, जितना भी किस साइड में कौन सा राज्य है, उसको ग्लोब पर खेल के द्वारा बच्चों को सिखाइए। इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान,
राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान, ये सब ज्ञान आप कहानी के द्वारा दीजिए, कविता के द्वारा दीजिए। सो अपना गीजू भाई का कहना था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि शिक्षा पुस्तक में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। तो देखिए, जब आपको पता रहेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसा बोला है, तब ना आप उसको वर्तमान से मैच करवाइएगा कि सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि शिक्षा को पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। इनका क्या कहना था कि पाठ्यक्रम को इतना विस्तृत कर दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सके। मतलब पाठ्यक्रम के ही रूप को इतना बड़ा, इतना विस्तृत कर दीजिए कि बच्चा का पूरा सर्वांगीण विकास उसके अंदर में आ जाए। टैगोर जी कहते थे, उनके अनुसार जो उनका पाठ्यक्रम बना हुआ था, तो विषय में क्या रखे थे? तो भाषा रखे थे, ठीक, साहित्य रखे हुए थे, इतिहास रखे हुए थे, भूगोल रखे हुए थे। ये सब उनका क्या था? विषय था, विज्ञान था। क्लियर है? इसके बाद उनका जो क्रिया था, वो बोलते थे कि संगीत कीजिए, संगीत से, नृत्य से, नाटक से, चित्रकला से, कृषि से, इस सब चीज़ के माध्यम से पढ़ाइए। और अन्य उनका कुछ और सोच था कि खेल के माध्यम से, ठीक, समाज सेवा करवा कर, बच्चे को व्यवहारिक चीज़ दिखाकर, सिखाकर, मतलब कि ये सभी लोगों का जो अपना विचार है ना कहीं आपस में तालमेल खाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सभी लोगों का एक बार निकाल के बताऊंगा। तो देखिए, इस चीज़ में क्या हुआ कि इसको आपको वर्तमान से डील करने से, कि अभी के टाइम में क्या है कि करिकुलम बना हुआ है, उसमें अपना सिलेबस बन गया हुआ है कि आपको 3 महीने में इतना पाठ पढ़ना है, तो बच्चा उतना ही पाठ पढ़ेगा, ठीक। फिर अगला 3 महीने में आपको इतना पढ़ना है, फिर इतना पढ़ना है, फिर इतना पढ़ना है। इस प्रकार से करके 4 टाइम में इसको बांट दिया जाता है, ठीक। ये अपना वर्तमान टाइम में चल रहा है। पर रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना क्या था कि पाठ्यक्रम को इतना बड़ा कर दीजिए कि उस बच्चे का डे टू डे लाइफ भी क्या हो, अपना इसी पाठ्यक्रम का एक पार्ट बन जाए। उसका इतना विस्तृत हो जाए पाठ्यक्रम कि उसका संपूर्ण सर्वांगीण विकास इसी पढ़ाई से, इसी पाठ्यक्रम के माध्यम से हो जाए। इसी को आपको डील करना है वर्तमान के साथ में कंपेयर करके। क्लियर? अब है अपना कि पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि करिकुलम और सिलेबस क्या होता है। तो आप डीलेड का 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, इसमें कैसे आपको कितना विषय पढ़ना है, कितना एसीपी करना है, इसमें आपको अंतःक्रिया भी है, मतलब कि विद्यालय के अंदर का भी है और बाहर का भी है, फील्ड भ्रमण भी है। तो ये पूरा करिकुलम बन गया आपके कितने? 2 सालों का, ठीक। और अभी जो आप F1 पढ़ रहे हैं, सो आपका एक विषय है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। तो पाठचर्या जो है अपना, सो एक विस्तृत चीज़ है और वहाँ से हमें एक कंसेप्ट मिलता है कि हमें ये काम करना है। फॉर एग्जांपल कि एक बहुत बड़ा मैदान है, फील्ड है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या किए कि हर क्लास के बच्चे को 1 क्लास 2 क्लास 3 4 1 2 3 4 क्लास 5 तक के बच्चे को एक फील्ड मिलेगा। अब हम बोले कि जो 1 क्लास का बच्चा है, सो पूरे इस फील्ड क्लास में से पत्ता को चुन चुन के अलग करेगा। जो 2 क्लास का बच्चा है, सो हल्का हल्का घास को काटेगा। जो 3 क्लास का बच्चा है, सो उसमें देखेगा कहीं पे कुछ गरने वाला तो नहीं है, कुछ कील तो नहीं है। जो क्लास 4 और 5 का है, सो दोनों आपस में मिलकर पूरा में साफ़ सफाई करेंगे। तो आपने क्या किया? एक फील्ड का एक इतना विस्तृत रूप का आपने पार्ट वाइज पार्ट तोड़ दिया और उनके एज के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार आपने वहाँ पे कार्य को बांट दिया कि जो बच्चा है बस उसको बड़ा सा पार्ट उठाना है, पत्ता को उठा के बिक देना है। जो उससे बड़ा है फिर उसका काम थोड़ा सा बड़ा कर दिए, उससे बड़ा जो उसका काम थोड़ा और बड़ा कर दिए, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो आपने जो इस चीज़ को तोड़ा, तो इसमें कैसे तोड़ दिया? सिलेबस में आपने तोड़ दिया। अब कोई 1 क्लास के बच्चा को आप भाग थोड़ी ना सिखाने बैठ जाइएगा, पहले आप उसको गिनती सिखाइएगा, संख्या सिखाइएगा, तभी ना भाग सिखाइएगा। अब कोई क्लास 5 का बच्चा है, अब उसको आप गिनती सिखाने बैठ गए, तो ये भी दिक्कत है। तो जिसका जिस प्रकार से होता है उसका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। पर करिकुलम तो पूरा एक बार में बन जाता है कि कब क्या एग्ज़ाम होगा, कब कैसे क्या होगा। तो यही अंतर है मुख्य, उसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। क्लियर? अब देखिए, ये जो अपना निम्नांकित में से किन्हीं 2 के बारे में आपको डील करना है, तो आपको तो मैं समझाऊंगा दोनों के बारे में, तीनों के बारे में। सबसे पहला बात अपना क्या आता है? जॉन डीवी के बारे में। तो जॉन डीवी जो थे, सो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे, ठीक।
ये इनका नाम इसलिए बराबर आता है और आपके सीटेट में काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे। इनका एक स्कूल था, ठीक। इन्होंने 1896 ईस्वी में एक स्कूल बनाया था, जो कि कहाँ बनाया था, शिकागो में बनाया था। इस स्कूल में 4 वर्ष से लेकर 13 वर्ष का बच्चा इसमें पढ़ता था और इनके स्कूल का नाम था एक्सपेरिमेंटल स्कूल, यानी कि प्रायोगिक स्कूल। इसमें बच्चा प्रयोग के माध्यम से ही सीखते थे और इनका कंसेप्ट था कि बच्चे के पढ़ाई को इतना मज़ेदार बना दीजिए कि उस चीज़ से वो ना हो, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर में कोई उदासी ना आए, बोझिल ना लगे, उससे वो परेशान नहीं हो, बोरिंग फील ना करे। तो वो उस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इनका जो पूरा पाठ्यक्रम था सो पूर्ण रूप से बाल केंद्रित था, एकदम पूरा रूप से बच्चे को ध्यान में रख के, उनके रुचि को ध्यान में रख के, उनके जीवन की क्रियाओं को ध्यान में रख के, उनका डे टू डे लाइफ को ध्यान में रखते हुए, वो कहाँ किस प्रकार से कैसे रहना पसंद करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और एकदम इनका पाठ्यक्रम क्या था, लचीला था। क्लियर है। अब है अपना अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। अब अच्छा शिक्षण की विशेषता क्या होगा, इसको भी आपको डील करना पड़ेगा। तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि अच्छा पढ़ाई क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, ठीक। इस चीज़ को आप खुद भी देख सकते हैं। क्लियर है। अब अपना क्या है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF के बारे में। तो देखिए NCF का जो अपना पूरा बना था उसमें प्रोफेसर यशपाल क्या किए थे, इसका अगुवाई किए हुए थे। क्लियर है। और इसमें उसी चीज़ को आपको लिखना है कि 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किया गया। स्कूल में क्या कैसे है, पाठ्यक्रम को बोझिल ना हो, पाठ्यक्रम जो है सो अपना स्कूल और बाहरी दुनिया दोनों से मिलाप के साथ में होना चाहिए। पाठ्यक्रम को ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास हो, उनके बाहरी ज्ञान भी देना चाहिए, बस उसको किताब के अंदर में ही केंद्रित नहीं होना चाहिए। और NCF कहता है कि हर एक कहानी के साथ में प्रयोग होना अति आवश्यक है। जब तक बच्चे प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर में सीखने की जिज्ञासा नहीं आएगी। फील्ड का भ्रमण हो गया, ये सब कहाँ से निकल कर आया, तो NCF का ही पार्ट सब निकल कर आया। क्लियर है। तो ये था आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 8789666040 पे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। और इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन न लें, आपका सारा सोल्यूशन आपके इस दोस्त के पास में अवेलेबल है। रिलैक्स मूड में होकर पढ़ाई कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।